अब हो रहा है। 11th में पढ़ाए थे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर होता है, mr स्क्वायर को मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होगा ना, गिव्स अस एन अप्रोक्सीमेट आइडिया ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पर एक स्मॉल कंपास नीडल को हम रखे हैं, मैग्नेटिक मोमेंट मान लेते हैं इसका m है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mir स्क्वायर, जो ऑसिलेट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में। तो टॉर्क इस पे लगेगा ना नीडल पे, तो टॉर्क कितना लगेगा, तो टॉर्क इज इक्वल टू होता है m क्रॉस b, मैग्नेटिक मोमेंट, और b हो गया मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि तुमको पढ़ा चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैट में क्या करते थे, इलेक्ट्रोस्टैट में इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट टॉर्क इज इक्वल टू निकाल लेते हैं p क्रॉस b। उसी तरह से इसमें टॉर्क इज इक्वल टू होता है m क्रॉस b होता है। यानी ये मैग्नेटिक मोमेंट जो है ये जस्ट लाइक ए डायपोल के तरह है, बिहेव कर रहा है, और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है। तो मान लेते हैं कि इफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया m है, मोमेंट है I, इफ m बी द मैग्नेटिक मोमेंट, and I be the moment of inertia of the oscillating needle। यहाँ पे तो टॉर्क जो होगा, टॉर्क exerted on the needle, टॉर्क exerted on the needle कितना होगा, तो टॉर्क इक्वल होगा m क्रॉस b या mb sin theta। if it makes an angle theta with the magnetic field, then torque is equal to हो जाएगा mb sin theta। टॉर्क इज इक्वल टू mb sin थीटा होता है। अब यहाँ पे टाउ जो होगा ना वह क्या कहलाएगा, रीस्टोरिंग टॉर्क कहलाएगा। थीटा मान लेते हैं एंगल है मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मोमेंट के बीच में। टॉर्क रीस्टोरिंग थीटा m एंड b। m हो गया मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड का बीच का एंगल क्या है, थीटा है। तो रीस्टोरिंग टॉर्क क्या होता है, तो इक्विलिब्रियम में इक्विलिब्रियम रीस्टोरिंग टॉर्क टाउ इज इक्वल टू क्या होता है, आई अल्फा माइनस आई अल्फा का टॉर्क का वैल्यू, ये रोटेशन चैप्टर का है, और ये किसके इक्वल होगा, mb sin थीटा के इक्वल। ठीक है, टॉर्क इज इक्वल टू mb sin थीटा। और अल्फा क्या है, अल्फा को लिख सकते हैं, यानी इसको इस साइड लेके चल जाते हैं, तो अल्फा प्लस हो जाएगा mb बाय आई, क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये अल्फा को क्या कहते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन, क्योंकि अल्फा इक्वल टू होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, और ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, डी थीटा बाय डी टी, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर लिख सकते हैं, समझे ना। ओमेगा क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यहाँ हो गया डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर प्लस एम ई बाय आई sin थीटा इज इक्वल टू। अब देखो ये जो एसएचएन के तरह ऑसिलेट करेगा तभी जब ये थीटा वेरी वेरी स्मॉल होगा, और स्मॉल एंगल
साइन थीटा क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा थीटा के, साइन थीटा इक्विवेलेंट टू थीटा टी स्क्वायर थीटा बाय डी स्क्वायर प्लस एम डी बाय आई थीटा इक्वल टू 0. This is the equation of SHM. It is the equation of SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन. इसीलिए इसका जो जस्ट लाइक SHM का इक्वेशन क्या होता है, SHM का इक्वेशन होता है डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू, एक्स क्या है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. यहाँ ओमेगा स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, md by i. इट इज द इक्वेशन ऑफ SHM एज इतना सो लिखेंगे, ओमेगा स्क्वायर हो गया md by i, ये हो गया रूट अंडर md by i हो गया. सर आवाज सही से नहीं आ रहा है. हाँ, ओमेगा इक्वल टू कितना हो गया, md by i. और ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, 2 पाई f. तो f इज इक्वल टू हो गया 1 by 2 पाई रूट अंडर md by i. ये हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑस्किलेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑस्किलेशन. ऐसा ना, ये हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑस्किलेशन. और टाइम पीरियड पूछेगा, I by m हो जाएगा, जो क्या टाइम पीरियड ऑफ ऑस्किलेशन. ऐसा ना, इसलिए हाँ सर लीजिए. हो गया ना. देखो इससे हम मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल सकते हैं. मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी होगा मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी होता है टाउ डी थीटा होता है. टाउ मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, टाउ क्या होता है, md sin थीटा डी थीटा. कितना हो जाएगा, 0 टू थीटा करेंगे माइनस md cos थीटा होगा, यानी m डॉट b हो जाएगा, मैग्नेटिक माइनस होगा m डॉट b. क्या होगा, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी जस्ट लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, माइनस p डॉट e होता है. उसी तरह से ये हो गया मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी माइनस m डॉट e, जस्ट लाइक p डॉट e के तरह. देखो अर्थ का जो मैग्नेटिज्म है एक होता है डायनेमो इफेक्ट. देखो डायनेमो, अर्थ के पास जो क्या है, एट्रैक्शन पावर है, मैग्नेटिज्म का जो प्रॉपर्टी है. फर्स्ट ऑफ ऑल इसके बारे में ये राय दिया गया सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल
कि अर्थ के कोर में क्या है, तो अर्थ के कोर में जो भी सब्सटेंस है मोल्टेन स्टेट में है, प्लाज्मा स्टेट में है, वहां पे बहुत सारा आयंस है, चार्ज पार्टिकल है, सभी अर्थ के साथ क्या करता है, रिवॉल्व करता है। तो रिवॉल्यूशन में अर्थ, और हम पढ़ चुके हैं कि चार्ज पार्टिकल इन मोशन प्रोड्यूसेस बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इसीलिए कहा गया कि ये जो अर्थ के पास जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, ये ओनली ड्यू टू द रिवॉल्यूशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, यानी रोटेट्स, every charge particle is in motion along with moving earth। रोटेशनल अर्थ चूंकि रोटेट करता है, तो उसके साथ रिवॉल्विंग अर्थ के साथ साथ जितना चार्ज पार्टिकल है अर्थ के कोर में, वो सभी चार्ज पार्टिकल मोशन में है, जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। यही कॉज है चार्ज पार्टिकल, यानी मोशन की वजह से जो मैग्नेटिज्म का प्रॉपर्टी है अर्थ के पास, उसी को कहा गया डायनेमो इफेक्ट, समझी ना। लेकिन बाद में देखा गया कि नहीं, अर्थ का जो बिहेवियर है मैग्नेटिज्म का, वो जस्ट लाइक ए बार मैग्नेट की तरह है। इसीलिए अभी तक ये एक्चुअल नहीं पता लग पाया है कि ये काउज क्या है अर्थ के मैग्नेटिज्म का। तो ऐसा मान लिया गया कि अर्थ के इक्वेटर पर एक बार मैग्नेट रखी हुई है, ऐसा एज्यूम करके तब स्टडी किया जाता है। डायनामो इफेक्ट है। Material the substances like all the substances in the core of Earth is found in molten state. Molten state due to excess temperature. So all the charged particles, all the charged particles कहेंगे ions, revolves rotates लिख देते हैं, rotates along with Earth in this moving charged particle produces, this moving charged particle produces magnetic field. So this effect is called डायनेमो इफेक्ट। तो ये इसी इफेक्ट का नाम है डायनेमो इफेक्ट, समझिए, ऐसा माना गया था। हाँ सर, समझ गए। लिखेंगे Earth behaves like a bar magnet. So it is assumed that the bar magnet is placed at the equator of Earth
of which North Pole is towards the Earth's South Pole. ठीक है, North Pole is towards the Earth's South Pole. And South Pole is towards the North Pole of towards the North Pole. Okay. समझी ना? ये अर्थ है, ये है ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल और ये है ज्योग्राफिकल साउथ। ये है ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल और ये है ज्योग्राफिकल साउथ पोल है। सॉरी ना, एक है ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल, एक है ज्योग्राफिकल साउथ पोल। एंड ए कंपास नीडल इज प्लेस्ड। ओके, ये है नॉर्थ, ये है साउथ। देखो, अब हम क्या करते हैं, इसके इक्वेटर पे पहले इसको देखो, ये हो गया इक्वेटोरियल प्लेन जो इक्वेटर से पास करेगा, इसको क्या कहेंगे? इक्वेटोरियल सरफेस हो गया, इक्वेटोरियल प्लेन हो गया। तो ये इक्वेटोरियल प्लेन पे एज्यूम कर लिया गया कि यहाँ पर जो मैग्नेट रखी हुई है उसका क्या होगा? नॉर्थ, ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ क्या होगा? इसका साउथ पोल होगा और इसका साउथ पोल की तरफ क्या होगा? मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। नहीं, लेकिन जब यहाँ पे कंपास नीडल को सस्पेंड कराया जाएगा, सपोज करो, तो कंपास नीडल के नॉर्थ पोल को क्या किया? नॉर्थ पोल को ये अट्रैक्ट करेगा ना, ये नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करेगा। तो इसीलिए इसका नाम रख दिया मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, तो कहा गया मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। और इधर क्या करेगा? तो ये अट्रैक्ट करेगा नीडल, जो कंपास नीडल उसके साउथ पोल को अट्रैक्ट करेगा, तो ये हो गया मैग्नेटिक साउथ पोल, जो हो गया मैग्नेटिक साउथ पोल। ऐसा ना, एक हो गया मैग्नेटिक साउथ पोल, एक हो गया मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। इसका मतलब है ज्योग्राफिकल साउथ पोल के तरफ ही मैग्नेटिक साउथ पोल होगा और ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल के पास ही होगा मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, आस पास ही होगा। समझे? इसीलिए इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन किधर से निकलेगा?
साउथर्न की तरफ से, नॉर्थ की तरफ। ठीक है, बुक में तुमको मिलेगा इस तरह का। इधर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाएगा, इधर से आएगा। नहीं तो तुमको लगेगा क्या कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो नॉर्थ पोल से निकलता है, यहाँ ज्योग्राफिकल नॉर्थ है और ये इधरे से आ रहा है, इधर जा रहा है उल्टा। तो ऐसा क्यों होता है समझिए ना, क्योंकि इमेजिन किया गया कि इसके इक्वेटर पर एक बार मैग्नेट रखी हुई है जिसका साउथ पोल है ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ और नॉर्थ पोल है ज्योग्राफिकल साउथ की तरफ, इसीलिए इस मैग्नेटिक कंपास नीडल के नॉर्थ पोल को अटैक करेगा, इसीलिए इसको मैग्नेटिक नॉर्थ कहेंगे। ये हो गया मैग्नेटिक साउथ, यानी मैग्नेटिक नॉर्थ भी ज्योग्राफिकल नॉर्थ के पास होगा और मैग्नेटिक साउथ भी ज्योग्राफिकल साउथ के पास होगा। ये हुआ इसका एक्चुअल फिगर। और ये देखो, जो कंट्री इस इक्वेटोरियल से जितना दूर में होगा ये एंगल उतना ज्यादा होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगल पे भी हम डिफाइन कर सकते हैं कि कौन सा कंट्री कौन सा स्टेट किस एंगल पे है, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन कहेंगे। ये हो गया क्या चीज, देखो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन क्या होता है, डिफाइन कर पूछता है ज्यादातर डिफाइन करने के लिए, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। ज्योग्राफिकल एक्सिस से जो प्लेन किया उसको ज्योग्राफिकल हो गया इक्वेटोरियल प्लेन। एक मैग्नेटिक प्लेन भी हो सकता है, मैग्नेटिक एक्सिस हुआ। अब यहाँ पे देखेंगे मैग्नेटिक एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन क्या है, तो ये हो गया एंगल बिटवीन ट्रू नॉर्थ पोल। ये है तुम्हारा ट्रू नॉर्थ पोल, सब ये ट्रू नॉर्थ पोल है। लेकिन कंपास नीडल जो नॉर्थ पोल शो किया वो तो इधर नहीं शो किया, वो शो कर दिया किसी और पॉइंट पे, एक और डायरेक्शन में शो कर दिया। कंपास नीडल जो है वो शो कर दिया इस डायरेक्शन में, नॉर्थ पोल को, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल को शो कर दिया। तो ये हो गया ट्रू नॉर्थ पोल। ये जो नॉर्थ पोल हुआ वो तो वह कंपास नीडल जो शो किया वो हुआ। तो इस दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा ना, इसी को कहा जाता है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। इसको डी से रिप्रेजेंट करता है। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन क्या हो गया, द एंगल बिटवीन द ट्रू नॉर्थ पोल and the north pole shown by the compass needle is called angle of declination। है समझ में, यानी इसी डी को कहेंगे हम लोग एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। ये भी पूछता है। अब है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। देखो अर्थ जैसे है ना, अब इसके ऊपर में मान लेते हैं किसी बॉडी को हम सस्पेंड कराए, ये सस्पेंडेड बॉडी है अर्थ के ऊपर में। तो इस पे क्या करता है कि अर्थ अट्रैक्ट्स ए बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर, सेंटर की ओर खींचता है।
ठीक है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है, फोर्स पर यूनिट टेस्ट मास। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, एम नॉट इंटू ई। ई क्या है तुम्हारा, ग्रेविटेशनल फील्ड है ई। इसका मतलब क्या है, इधर खींच रहा है, फोर्स लगा रहा है, इसका मतलब क्या है कि टोटल अर्थ का जो अर्थ के सरफेस पे भी फील्ड है, तब तो कोई भी चीज अर्थ के सरफेस पे गिर जाता है, किसी चीज को छोड़ते हैं तो इसका मतलब अर्थ के सरफेस पे भी फील्ड है। इसको हम क्या कहेंगे, अर्थ का हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। और ये है अलोंग द सेंटर, सेंटर की ओर जो है मैग्नेटिक फील्ड, इसको क्या कहेंगे, वर्टिकल कंपोनेंट कहेंगे। इसका मतलब क्या है, अर्थ का जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है कहीं ना कहीं इस दोनों के बीच में ही न लाई करेगा। ये हुआ रिजल्टेंट अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। इसको हम पैरेललोग्राम लॉ से ऐड करेंगे ना, तो ये हुआ अर्थ का टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो ये अर्थ का जो टोटल नेट मैग्नेटिक फील्ड एंगल बनाएगा इस हॉरिजॉन्टल के साथ, इसी का नाम है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। समझिए, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन तो हम दिखाएंगे कैसे। तो मान लेते हैं हॉरिजॉन्टल है, तो हॉरिजॉन्टल के लिए ऐसे दिखा दिए, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये हो गया, और वर्टिकल को इधर ले लें क्योंकि दोनों के बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री। तो ये हो गया वर्टिकल कंपोनेंट, और हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाएगा इसी का नाम है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ये है अर्थ का टोटल मैग्नेटिक। इधर हो गया बी cos I कंपोनेंट, अर्थ का वर्टिकल कंपोनेंट जो है इस डायरेक्शन में वो हो जाएगा बी sin I। इसका मतलब अर्थ का जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है उसका कितना पार्ट इधर लाई करता होगा, तो बी cos I पार्ट लाई करता होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में बी sin I। इसीलिए जब हम डिवाइड कर देंगे तो tan I जो होगा ना एंगल वो हो जाएगा वर्टिकल बाय हॉरिजॉन्टल हो जाएगा tan I, या I इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स वर्टिकल बाय हॉरिजॉन्टल, ये हो जाएगा tan इनवर्स I। ये हो गया तुमको एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ऐसा है, यही हो गया एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। tan इनवर्स वर्टिकल बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया I इक्वल टू tan इनवर्स BV बाय DH हो गया, आया समझ में। और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को डिफाइन कैसे करेंगे, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या, एंगल मेड बाय नेट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ विथ हॉरिजॉन्टल, विथ हॉरिजॉन्टल और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, है समझ में। इसी को हम लोग कहेंगे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, आएगा समझ में। हाँ सर। तो ये हो गया अर्थ का मैं, इसमें तो न्यूमेरिकल जो है ना, यही इतना तीन ठो है ही न्यूमेरिकल। एक तो इसी पे पूछता है मैक्सिमम क्वेश्चन अर्थ के मैग्नेटिज्म में, और यह डेफिनेशन पूछता है। उसके बाद तब बच गया है मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है। इस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन नहीं रहता है, बहुत ज्यादातर पूछता है, अब छांट दिया है। मैग्नेटिज्म में पूछता है, जो पढ़ी होगी केमिस्ट्री में, डायमैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में डिफरेंशिएट के लिए पूछ देता है प्रॉपर्टीज में।
और वो अर्थ का ये जो अभी फार्मूला बताए इसी ये ज्यादा पूछता है, इसी पे क्वेश्चन पूछता है। एक ही फार्मूला है, कभी वर्टिकल कंपोनेंट दे देगा तो हॉरिजॉन्टल नहीं देगा, कभी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिया हुआ रहेगा तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पूछ देगा इसमें, जो कि उसके एग्जांपल में भी दिए हुआ है। इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं होता है, ज्यादा थ्योरेटिकल चीज है। इसके बाद कौन सा चैप्टर रहेगा? क्या? इसके बाद कौन सा चैप्टर रहेगा? इसके बाद तो मैग्नेटाइजेशन है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। उसके बाद यही सब है, डायमेटिक, पैरामेटिक और फेरोमेटिक सब्सटेंस है। बस अब खत्म है। वो ये तुम्हारा ग्राफ है, हिस्टेरिसिस ग्राफ है।